36 देखिए, अब जो है से क्वेश्चन आपका आ गया, एक्सप्लेन करना है। कह गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। एरोसोल वैसा रसायन होगा जो वेपोराइज होकर के एयर में मिल जाएगा। तो इसका आंसर अगर देखिए एरोसोल का, तो हो सकता है फ्रियोन, CF2Cl2, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हो गया आपका फ्रियोन। ये है एरोसोल, चूंकि एयर में वेपोराइज होकर मिल जाता है। 37 देखिए, व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो मेटलर्जी का अगर डिफिनेशन लिखिए कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, the extraction and purification of metal is called metallurgy। तो मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग उसके ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, among hydride of group 15 element which has lowest boiling point। ग्रुप 15 का हाइड्राइड बनाना है। तो देखिए ग्रुप 15 में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये एलिमेंट है, और भी नीचे होता है लेकिन रेडियो एक्टिव है, उसको नहीं लेते हैं हम लोग। हाइड्राइड मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना है। तो ये हाइड्राइड बनाएगा NH3, ये बना देगा PH3, ये बनाएगा ASH3, SbH3, BiH3। ये हाइड्राइड बन गया। अब कह रहा है कि अमॉन्ग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विच है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका MP और BP ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में टॉप से जब बॉटम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था बिस्मथ हाइड्राइड का और सबसे कम होना चाहिए था अमोनिया का। इस रूल के अनुसार देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हैं उसके अनुसार हमारा आंसर जो है सबसे कम आना चाहिए अमोनिया और सबसे ज़्यादा होना चाहिए बिस्मथ का। लेकिन अमोनिया में एक एक्सेप्शन है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने से बहुत सारे अमोनिया आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा पॉलीमर एक टाइप से। तो जहाँ वेट हम लोग देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का वेट अगर जोड़िएगा तो 17 ग्राम हो रहा है। इसका वेट जोड़कर देखिए फास्फोरस का 31 हो गया, 3 34 ग्राम हो गया। तो अगर एक अमोनिया देखेंगे तो 17 ग्राम है, लेकिन बहुत सारे अमोनिया आपस में जुट गया हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो वेट 17 से जाकर के बहुत मान लो 200 को जुटेगा तो 170 ग्राम हो जाएगा, जबकि फॉस्फिन का 34 ग्राम है। तो अमोनिया का तो ज़्यादा हो गया फॉस्फिन से। तो इस हिसाब से सबसे कम अगर देखिए तो ये हो जाएगा आंसर हमारा PH3। इसका आंसर होगा PH3। अगर अरेंज करने के लिए आ गया तो सबसे देखिए ज़्यादा हो गया अमोनिया का, इसके बाद हो जाएगा बिस्मथ हाइड्राइड, इसके बाद हो जाएगा एंटीमनी हाइड्राइड, इसके बाद हो जाएगा आर्सेनिक हाइड्राइड, इसके बाद हो जाएगा फॉस्फिन। यानी फॉस्फिन सबसे कम हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए किस तरह से एक्सप्लेन किया हम लोग कि MP और BP जो है मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल अमोनिया में था, इसलिए अमोनिया का सबसे ज़्यादा हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
among hydride of group 15 element which has lowest boiling point, ये तो हो गया। 40 नंबर लिखिए, what type of hybridization is involved in the geometry of a square planar। एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, देखिए स्क्वायर प्लेनर इस तरह का ज्योमेट्री होगा, बीच में कोई सेंट्रल एलिमेंट है और कॉर्नर इस तरह से मिला हुआ है। तो यह स्क्वायर प्लेनर कैसे आया होगा, तो इसका देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। यह है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अगर लोन पेयर रहेगा ऊपर और नीचे, इस लोन पेयर हटाने के बाद जो देखिए स्ट्रक्चर बना है वो है स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल से ही प्राप्त होगा आपको स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। तो जहां भी sp3d2 होगा वहीं पर स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। इसका आंसर हो जाएगा sp3d2। ऑक्टाहेड्रल जब रहेगा ज्योमेट्री तब स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा। नेक्स्ट देखिए 41 है, राइट नेम ऑफ ए डिजीज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से होने वाला डिजीज कौन है, उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स जो है बोन डिफॉर्मेशन हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो गया तो हड्डी जो है फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिसका नाम है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसका आंसर देखिएगा कि द पावर raised on the concentration term in the rate law equation, is called order। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर रेट को हम लोग इस तरह से लिखे R प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेजिंग पावर A, तो इसका जो रेट ला लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग आगे बढ़ा देते तो एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा K, R का पावर A, तो यही जो पावर है यही ऑर्डर हो गया। अगर यहाँ A का वैल्यू 1 आ जाए तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कह रहे यूनिट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का, तो यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है टाइम इनवर्स। टाइम अगर सेकेंड में रहेगा सेकेंड इनवर्स, डे में डे इनवर्स, ईयर इनवर्स, जो भी टाइम है उसको इनवर्स कर देना है। एक क्लू है फर्स्ट ऑर्डर को पहचानने के लिए कि जिस रिएक्शन का ऑर्डर का रेट का यूनिट जो है टाइम इनवर्स दिया हो, समझ जाइए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, कंप्लीट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कह रहा है कंप्लीट कीजिए। पहला देखिए दिया हुआ एक अल्कीन ब्यूटीन है, HBr जोड़ा लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जोड़ना है। एंटी मार्कोवनिकोव यूज करेंगे, H+Br- में ब्रेक कीजिए। निगेटिव पार्ट वहाँ जुटेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव वहाँ जोड़िए जहाँ कम हाइड्रोजन दिख रहा है। तो पहला का आंसर हो गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल यहाँ पर यूज हुआ, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अल्काइल हैलाइड है, AgCN दिया हुआ है। तो AgCN एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट है
अगर KCN रहता तो वहाँ CN जुटता, AgCN है NC जुटेगा, CH3 CH2 NC और AgBr हो जाएगा बाहर। ये आइसोसाइड बन गया, इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, व्हाट डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। फिजिजॉर्प्शन में फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। तो पहला देखिए कि फिजिजॉर्प्शन जो है इसमें वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा। वैन डर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स लगता है, जबकि इसमें केमिकल फोर्स लगेगा। कमजोर फोर्स वैन डर वाल्स लगा हुआ है जिसका रेंज होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ये केमिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि 200 से 400 किलो जूल पर मोल हो सकता है। ये कमजोर फोर्स से बना हुआ है, इसका मतलब रिवर्सेबल है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसलिए इरिवर्सेबल हो गया। फिजिजॉर्प्शन एक से ज्यादा लेयर में होगा, यानी कि मल्टी लेयर्ड होता है। ये एक लेयर का बना होगा यूनिलेयर्ड। ये हो गया आपका डिफरेंस फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, कंप्लीट दिस रिएक्शन। देखिए अल्कोहल दिया हुआ है, PCl3 से कराया है रिएक्शन, तो फट से यहाँ पर 3 मोल ले लीजिए। जैसे ही 3 मोल लेंगे तो 3 मोल बन जाएगा हैलाइड 3CH3CH2Cl। अब यहाँ बच गया H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बाहर, क्लोरोइथेन बन गया। बी देखिए फेनॉल दिया हुआ है और नाइट्रेशन का कंडीशन है, ये दोनों रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल बनाता है NO2+। और फेनॉल जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, OP ग्रुप। तो ऑर्थो या पारा पर बनाएगा प्रोडक्ट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, फेनॉल है ऑर्थो पर बनेगा नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पारा नाइट्रोफेनॉल। मेजर प्रोडक्ट पारा होता है क्योंकि हिंड्रेंस कम होगा पारा पर। ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। तो पारा नाइट्रोफेनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA के बीच 3 मेन डिफरेंस लिखना है। तो पहला देखिए DNA जो है इसमें पेंटोज शुगर तो होगा ही, RNA में भी पेंटोज शुगर होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा इसमें। DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट, जबकि यहां पर हो जाएगा राइबोज शुगर, राइबोज शुगर प्रेजेंट। दूसरा अगर पॉइंट देखिए तो DNA में जो है यूरासिल बेस नहीं होता है, यूरासिल एब्सेंट। अब यहां पर जो है यूरासिल प्रेजेंट हो जाएगा, यूरासिल प्रेजेंट। DNA जो है जनरली डबल हेलिक्स होता है, जनरली डबल स्ट्रैंडेड। जनरली कहीं कहीं सिंगल भी एक्सेप्शन में होता है।
RNA generally single stranded. DNA जो है सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म्स। कोई एक्सेप्शन नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, लेकिन RNA केवल वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ओनली इन वायरसेस। तो तीन ही डिफरेंस लिखने के लिए कहा रहा है, चार हम लोग लिख लिए हैं। मान लो कभी मिस कर जाए तो लिख सकता है, बहुत सा और डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है 3 डिफरेंस लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये होमोपॉलीमर किसको कहेंगे? होमोपॉलीमर तो ऐसा पॉलीमर जिसमें एक ही प्रकार का मोनोमर यूज हुआ हो। पॉलीमर फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ मोनोमर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीथीन। इथीन को पॉलीमराइज करने से बन गया पॉलीथीन। अब है कोपॉलीमर, तो अलग अलग अगर मोनोमर यूज करेंगे तो कोपॉलीमर हो जाएगा। तो पॉलीमर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट मोनोमर्स। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, एक एग्जाम्पल लिखने के लिए कह रहा है। जैसे देखिए बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है किससे बना हुआ है? तो एक हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा हो जाएगा फेनॉल। अलग अलग मोनोमर हो गया कोपॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, व्हाट आर ट्रंक्वालाइजर्स? रोट वन एग्जाम्पल। ए का आंसर देखिएगा कि दोज केमिकल्स यूज टू cool those chemicals used to soothe the excited mind। एक्साइटेड माइंड को जो शांत करने के लिए केमिकल यूज करेंगे वही कहलाएगा ट्रंक्वालाइजर। आर कॉल्ड ट्रंक्वालाइजर्स। इसका एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा ब्रोमफेनेरामिन। ब्रोमफेनेरामिन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल रहा है। बी क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एनाल्जेसिक? तो दोज केमिकल्स which are used to relieve the body pain are called एनाल्जेसिक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक भी है, एस्प्रिन भी एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन
डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। देखिएगा डायामैग्नेटिक किसको कहेंगे? डायामैग्नेटिज्म। तो दोज सबस्टांस repelled by the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया तो वहां से हट जाएगा, ये पैरेलल होना चाहेगा उससे। तो दो सबस्टांस रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड and do not have unpaired electron are called diamagnetic. एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम Zn2+। यही अगर देखा जाए पैरामैग्नेटिज्म, तो दो सबस्टांस slowly attracted by the magnetic field and have 1, 2 or 3 unpaired electron are called पैरामैग्नेटिक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, O2 ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, सल्फर H2 पैरामैग्नेटिक है, या फिर इधर आ जाइए Cu2+ पैरामैग्नेटिक है। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक है कि दो सबस्टांस strongly attracted by magnetic field and have greater than 3 unpaired electron। इसका एग्जाम्पल देखिए हो जाएगा FeCO(Ni), CrO2। ये 4 एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक का। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 है, राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फैराडे साइंटिस्ट जो हैं सो 2 नियम दिए हैं। ये फर्स्ट लॉ, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस deposited on the electrode is directly proportional to the charge
flows through the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट से जो सारा चार्ज फ्लो होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अमाउंट डिपॉजिटेड। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से आता है m इजकल टू जेड क्यू। m इजकल टू जेड को लिख सकते हैं e बाई एफ क्यू, ई को लिख सकते हैं a बाई एन एफ क्यू को आई टी। ये लास्ट में फॉर्मूला आ जाता है जिससे हम लोग अमाउंट डिपॉजिटेड निकाल लेते हैं। यही अगर सेकेंड लॉ देखिए, ये सेकेंड लॉ क्या कहता है कि सेम करंट अगर फ्लो कराइएगा, इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स then amount deposited is directly proportional to Z और E, दोनों में से कोई ले सकते हैं। यानी अमाउंट जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल या इक्विवेलेंट वेट का प्रोपोर्शनल होगा। तो दो लॉ दिए हैं फैराडे। अभी दोनों लॉ का यूज करके जो है तो आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बी में करा है 2 एम्पियर करंट का वैल्यू देखिए दे दिया 2 एम्पियर, पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड को ब्रेक कीजिएगा तो Cu2+ आएगा, मतलब N का वैल्यू 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। टाइम दिया हुआ 30 मिनट, 30 मिनट को सेकेंड में चेंज कर दीजिए, 1800 सेकेंड हो गया। इतना टाइम तक फ्लो किया है भाई। व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिटेड एट कैथोड, अमाउंट कितना जमा हो रहा है पूछ रहा है। अब हमको इस फार्मूला का अगर यूज करेंगे तो एटॉमिक वेट चाहिए कॉपर का, एटॉमिक वेट 63.5। इसके बाद इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी होता है 36.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 31.75 हो गया इक्विवेलेंट वेट। सारा चीज़ को बैठा दीजिए तो m निकल जाएगा। तो m इजकल टू a डिवाइडेड बाई NF इंटू IT। a का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 63.5, n 2 हो गया। फैराडे चार्ज होता है 96,500 कूलम, I दिया हुआ है 2, T हो गया 1800। इसको सॉल्व कर दीजिए। हम देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेट कर दिया जाए 1895 9 6 डिवाइडेड बाय 965। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा, एक बार जाएगा डिवीजन, 65 75 35 बचा है, इधर हो गया 178 यानी कि फिर लगभग जो है सो 1.1 ग्राम ए डिपॉजिट हो जाएगा आपको कैथोड पर कॉपर। तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, फैराडे का लॉ भी लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, इनका जो है सो कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है आपका H3PO4। देखिए H3PO4 का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो ए स्ट्रक्चर हो जाएगा H3PO4 का,
H3PO4, 3 गो H है, 4 O है, 1 फास्फोरस था। दूसरा है H3PO3, इसका स्ट्रक्चर देखिए, H3PO3 का स्ट्रक्चर, एक डायरेक्ट H रहेगा, 2 OH लगा देना है, एक P डबल बॉन्ड O होगा ही। तीसरा है PCl5, तो PCl5 का ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये है PCl5, P यहाँ रहेगा, Cl 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 Cl। चौथा है XeO3, XeO3 का स्ट्रक्चर अगर देखिए तो XeO3 का पहले हाइब्रिडाइजेशन पता कर लीजिए क्या है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले निकालेंगे, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन में हो गया 8, ऑक्सीजन का 6 होता है, 3 ऑक्सीजन हो गया 18 डिवाइडेड बाई 8, 18 26/8 है, 3 की 24, 2 बच गया, मैंने 1 पेयर, 4 हो गया। जेनन का हो गया 8, 18 26/8, तो ठीक है, 4 आया, यानी sp3 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। Xe हो गया, अब जो है सो 1 बॉन्ड इधर, 2 एक तरफ, 1 इधर रहेगा, 3 ऑक्सीजन दिया हुआ है, 1 2 3, एक लोन पेयर यहाँ बच गया। लोन पेयर को हटा देंगे, सेफ हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके बाद पांचवा आपका है XeOF4, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पहले निकालेंगे। तो जेनन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6, 7 चौक 28 हो गया फ्लोरीन का, डिवाइडेड बाई 8, 14 जोड़ दिए, हो गया 42/8, 5 + 1 6 बॉन्ड आया। हाइब्रिडाइजेशन इसका लिखाएगा sp3d2, स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का फिगर देखिए, बीच में एक स्क्वायर बनाना है, ऊपर नीचे पिरामिड, जेनन को सेंटर में रखेंगे, ऑक्सीजन 1 है, फ्लोरीन 4 है, चारों कॉर्नर पर फ्लोरीन, 1 बच गया आपका लोन पेयर जो ऊपर में चला जाएगा। ये होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो पांचों मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए। स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो जैसा नाम है, मोल को फ्रैक्शन में तोड़ देना है कि द रेशियो ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट to the total mole of solution, total mole of solution is called mole fraction। तो सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम लोग देखिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट का मोल बाय टोटल मोल, अगर सोल्यूट का निकालेंगे तो सोल्यूट का मोल बाय टोटल मोल, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। बी कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन हमको पूछ रहा है ग्लूकोज का, और सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो वेट जो है ग्लूकोज का कितना हो गया, वेट ऑफ ग्लूकोज ये है 10 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद कितना में 10 ग्राम है भाई, तो 100 ग्राम ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। वेट ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया 100 ग्राम।
अब कह रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कहा, तो ग्लूकोज को तो वाटर में डुबा करके बनाया है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे मोल ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का मोल निकालेंगे तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ग्लूकोज का वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा तो 180 ग्राम आएगा ग्लूकोज का, यानी कि 1/18 हो गया मोल। अब हमारे पास है वाटर, उसका मोल निकालते हैं, मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट कितना, देखिए सॉल्यूशन 100 ग्राम है जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज था, तो वेट ऑफ वाटर हो गया 90 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो 5 मोल आ गया। यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे वेट ऑफ वाटर। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 10 ग्राम ग्लूकोज घटा दीजिए, 90 ग्राम वाटर था, तो 90 ग्राम वाटर दिया हुआ था, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, मोल निकल गया। तो टोटल मोल कितना हो गया भाई, तो मोल को जोड़ दीजिए, 1/18 + 5 दैट मीन्स 91/18, टोटल मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ग्लूकोज का, C6H12O6 का मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो ग्लूकोज का मोल देखिए आया है 1/18, टोटल मोल हुआ 91/18, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/18 इंटू 1/18 इंटू 18/91, 18 कैंसिल, तो 1/91, यही हो गया मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का। तो पहले डिफिनीशन था, उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले अलग अलग मोल निकाल लेते हैं, टोटल मोल निकालेंगे और मोल बाई टोटल कर देंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई करना है आपको, रिएक्शन ऑर्गेनिक का है। एसिड का रिएक्शन SOCl2 से कराया, P बना, P का रिडक्शन कराया, Q बना। इसके बाद बी में कह रहा है कि एक एसिड दिया हुआ है, क्लोरीन का रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करा रहा है, वाटर के साथ R बना। फिर एक दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, इसके जगह पर एक एसीटोन है, जिंक अमलगम HCl के साथ रिडक्शन कराया तो S बना, एल्डिहाइड में HCl जोड़ा तो T बना। तो भाई पता करना है PQRST क्या है। तो देखिए एसिड में जब भी SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, CH3COCl, यहाँ से क्या निकला OH और HCl बाहर निकल जाएगा। अब एसिड क्लोराइड का PDBSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन का नाम है रोशन-मुंड रिएक्शन, रोशन-मुंड रिडक्शन। तो रोशन-मुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड पर आकर रुकता है, तो CH3CHO, तो क्यों आंसर हो जाएगा हमारा एसिटाल्डिहाइड, P हो गया एसिटाइल क्लोराइड। अब देखिए यह है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। कोई भी एसिड को रेड फास्फोरस और हैलोजन के साथ हिट करेंगे तो अल्फा डेरिवेटिव बनता है, यानी कि CH3 CHCl COOH, यानी कि अल्फा कार्बन पर हैलोजन आ गया, अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड बन गया। एसीटोन का रिडक्शन कराइएगा, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अल्केन बन जाएगा, तो अल्केन बना दीजिए 3 कार्बन का, तो प्रोपेन हो गया आंसर, यानी ये हो गया प्रोपेन। यहाँ बना था अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, यहाँ पर था एसिटाल्डिहाइड। अगला देखिए है साइनाइड को जब एल्डिहाइड में जोड़ते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, कैसे बनेगा, तो CH3COH देख रहे हैं, इसमें हमको जोड़ना है HCN, H+CN-, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट कर शिफ्ट किया,
तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव जोड़ दीजिए, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, CH3 CH CnOH, ये हो गया साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड में HCl ऐड कीजिएगा, साइनोहाइड्रीन बनेगा। तो सारा आंसर देखिए डी का क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फर्स्ट सेट आप लोग को सॉल्व करके दिखलाया गया कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका पूरा केमिस्ट्री भी रिवीजन हो जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को ढंग से अगर आप सॉल्व कीजिए तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू।